स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 1360 करोड़ रुपए की लागत की भालूमुड़ा सारडेगा रेल परियोजना की मंजूरी मिलने पर छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्थित भालूमुड़ा से ओडिशा के सारडेगा तक 37 किलोमीटर नई दोहरी रेल लाइन की मंजूरी दिए जाने से छत्तीसगढ़ में मौजूदा रेल नेटवर्क का विस्तार होने के साथ ही बड़ी संख्या में प्रदेश वासियों की देश के क्षेत्रों से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र का विकास होगा। और वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उड़ीसा के सुंदरगढ़ पहुंचकर वहां केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल उरांव की पत्नी स्वर्गीय झिंगिया उरांव के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने स्वर्गीय झिंगिया उरांव को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री साय ने जुएल उरांव और उनके परिजनों से मिलकर शोक संवेदना जताई और इस दौरान साय ने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जब साल 1999 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पहली बार आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किया और इस मंत्रालय के पहले मंत्री जुएल उरांव बने। साथ ही झिंगिया उरांव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति की सफलता के पीछे उनकी पत्नी का बड़ा योगदान होता है। बीते सालों में हमारे भाई जुएल उरांव जी ने जनहित में जो काम किए हैं उनमें हमेशा वह सहभागी रही है। एक क्रियाक्रम में शामिल होने हमारे साथ हमारे प्रदेश के कृषि और ट्रैवल मंत्री श्री रामविचार निशाम जी आए हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी सुश्री लता उसेंडी जी जो उड़ीसा संगठन की सह प्रभारी है वो भी आई हैं और जुएल जी का बहुत आशीर्वाद रहा। 99 में पहली बार हम भी सांसद बने, अटल जी प्रधानमंत्री बने तो अटल जी पहली बार आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन भारत सरकार में किए और पहले मंत्री श्री जुएल उरांव जी बने और उनका हमको मतलब वो बड़े भाई की तरह थे और हमारे क्षेत्र में, हमारे लोकसभा क्षेत्र में बहुत उन्होंने पैसा दिया पुल पुलिया के लिए। हमारे क्षेत्र में अनेकों नदी नाले थे, उसमें पुल का निर्माण उन्होंने कराया और बोलते थे कि उसमें जितना पैसा लेना है ले जाओ। बहुत उनका आशीर्वाद हमको मिला। और वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा के घर के बाहर एसआई परीक्षा के अभ्यर्थी धरना दे रहे थे। प्रदेश भर से पहुंचे अभ्यर्थियों का कहना है कि साल 2018 में सब इंस्पेक्टर पद के लिए भर्ती निकली थी, लेकिन 5 साल बाद भी रिजल्ट सामने नहीं आया है। ऐसे में हम सिस्टम से हताश हैं। हम उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से मिलने पहुंचे थे, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हम रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर विजय शर्मा के घर के बाहर बैठे हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक बंगले के बाहर ही बैठे रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज शुक्ला रायपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, जिस तरीके से देखे बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंचे हैं और कह रहे हैं साफ तौर पर कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। आपको बता दूं एसआई की परीक्षा ये लोग 2018 में दिए थे और इसका परिणाम जो है घोषित अभी तक नहीं हुआ है। इतनी सारी चीजें लोगों द्वारा हो गई है, इनका साक्षात्कार लिया गया, इनकी शारीरिक परीक्षा जो होती है, मापदंड होता है जो पुलिस परीक्षा में सब होते हैं, वो सब चीज होता है, लेकिन अभी तक परीक्षा परिणाम घोषित नहीं है, जिससे लेकर ये लोग करीब 5 से लगभग 6 साल 6.5 साल हो जा रहा है। ये लोग आज तक जो है उस परीक्षा परिणाम के इंतजार में बैठे थे। अब ये लोग रेल लड़ाई सड़क पर लेके आ गए हैं। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अगर हम लोगों को
परिणाम नहीं निकालना है, परीक्षा परिणाम नहीं घोषित करना है, सब लोगों को इच्छा मृत्यु दे दे सरकार। इस सब बात को लेकर बड़ी संख्या में जितने अभ्यर्थी थे, हजारों की तादाद में कल विजय शर्मा के आवास पर इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। और काफी मनोबल के बाद जो है विजय शर्मा ने इन लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। अब जाके बात बनी और इनको लोग को आश्वासन दिया है कि 4 सितंबर को हम लोग अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक करके इसका निस्तारण करने का प्रयास करेंगे, तब ये कहीं जाकर माने। काफी मशक्कत की बात। लेकिन रिजल्ट में लेट लतीफी जो की गई है, इसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण बताए जा रहे हैं? कोई कारण तो स्पष्ट नहीं हो पाया। आप भी जानती है और सारी जनता भी जानती है कि जब भी जो है कोई भी परीक्षा होती है, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन निकलता है, उसकी प्रक्रिया जो है काफी लंबी होती है, जिससे लेकिन कहीं न कहीं सरकार पर सवालिया निशान ये खड़े होते हैं कि जब अभ्यर्थी एक तरफ बेरोजगारी की संख्या भी अपने देश छत्तीसगढ़ की बात न करके पूरे देश में बढ़ती जा रही है, और ऐसे में बेरोजगार युवकों के लिए एक बड़ी समस्या का सबब बना हुआ है। ऐसे में निराश जो है लोग क्या करेंगे, आखिरकार मंत्रियों के दरवाजे पर धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूरी में बाध्य हो जाते हैं। बेरोजगारों की संख्या किसी से छिपी नहीं है, देश को पूरे देश में ये एक बड़ी समस्या बनकर अब उभर कर सामने आ चुकी है, जिसके लिए अब लड़ाई लगातार बेरोजगार हो चाहे। लेकिन मनोज, यहाँ सरकारी परीक्षा की हम बात करें, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन 5 साल बहुत ज्यादा समय है। आपको बता दूं 5 साल से भी ज्यादा समय हो गया एसआई परीक्षा यहाँ हुए जो है, उसके बावजूद इन लोगों सरकारी तंत्र की व्यवस्था ये किसी से छिपी नहीं हुई। बेरोजगार व्यक्तियों के लिए, नौयुवकों के लिए सरकारें कहीं कहीं जो है संवेदनशील नहीं दिखती कि बेरोजगार युवकों का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा। ऐसे इंतजार करते करते इनकी उम्र की जो निर्धारित उम्र की सीमा बाध्य होती है सरकारी संस्थानों के लिए नौकरियों में, वो खत्म हो जाती है। बेचारे क्या करेंगे, मजबूरी अब वो धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होते हैं। और कहीं न कहीं सरकारों को बेरोजगार युवकों के लिए गंभीर होना पड़ेगा। जी, बेरोजगारी की बात सरकार जो है अगर कोई करता है तो उस पर जो है जवाब देती है, कहती है हम रोजगार दे रहे हैं, लेकिन यहाँ ये 5 साल के जो रिजल्ट है जिसके लिए अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ और ही कहानी बयां करती है। लेकिन जो अभ्यर्थी है वो ये भी कह रहे हैं कि हमेशा की तरह इस बार भी हम उप मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे, लेकिन फिर भी हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, बातचीत क्यों नहीं की गई? बिल्कुल बिल्कुल, लगातार जब भी बेरोजगार युवकों की बात कर ले या संविदा कर्मियों की, सिर्फ वो आश्वासन से आश्वासन उनको मिलता है और कहीं उनका निस्तारण नहीं हो पाता। इसी सब के नाते जो है मजबूरी में इन लोगों को सड़क पर उतरने के लिए इनको बाध्य होना पड़ता है। कहीं इसी सब बात को देखते हुए कहीं न कहीं सरकारों को बेरोजगार युवकों को लेकर, संविदा कर्मियों को लेकर काफी गंभीर होने की जरूरत है। इस समय पूरे देश में, छत्तीसगढ़ की बात नहीं, पूरे देश में ये बड़ी समस्या बनती जा रही है धीरे धीरे करके। जी बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो गृह मंत्री विजय शर्मा से जो है अभ्यर्थी गुहार लगा रहे हैं अपनी मांग पूरी करने की। बता दें साल 2018 से जो है ये अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि 5 साल से भी अब देखें तो ज्यादा वक्त हो गया है। और वहीं रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज के कांग्रेस छोड़कर जाने वालों की भाजपा में इज्जत नहीं वाले बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सभी का सम्मान करती है, जिसकी जैसी क्षमता है उसे वैसी जिम्मेदारी दी जा रही है। दीपक बैज को हर जगह टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अब सवाल यह है कि कांग्रेस में कोई जा नहीं रहा है, भाजपा पूरे विश्वास के साथ कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपती है। विकास नहीं, ऐसा तो उनको बोलना भी नहीं चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि राजनीति के क्षेत्र में हर विषय पर कोई टिप्पणी की जाए। और सभी का सम्मान है, सभी इस काम में लगे भी हैं और जिनकी जैसी क्षमता है उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी सभी से अपना और संगठन में काम करने के लिए उनका सहयोग भी ले रही है, उनको सहयोग भी प्रदान कर रही है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस में तो कोई जा नहीं रहा है, भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और पूरे विकास को फोकस करेंगे। उस दृष्टि से सभी का और विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है और निश्चित रूप से जो हमारे कांग्रेस है, क्योंकि जो भी हमारे नए और विभिन्न राजनीतिक दल हो या विभिन्न भारतीय जनता पार्टी उनको निश्चित
और वहीं बढ़ते आगे रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। कांग्रेस का प्रदर्शन आज भिलाई में हुए लाठीचार्ज पर होगा प्रदर्शन। कांग्रेसियों पर लाठीचार्ज को लेकर विरोध प्रदर्शन। तो रायपुर से बड़ी जानकारी, कांग्रेसियों पर लाठीचार्ज को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आज कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है आज प्रदर्शन करेंगे। रायपुर से यह जानकारी सामने आ रही। भिलाई में हुए लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस आज प्रदर्शन करेगी। तो ये जानकारी, कांग्रेसियों पर लाठीचार्ज को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से। भिलाई में हुए लाठीचार्ज को लेकर यह कांग्रेस का प्रदर्शन। तो रायपुर से खबर सामने आ रही है और कांग्रेस आज जो है प्रदर्शन करेगी। भिलाई में हुए लाठीचार्ज को लेकर कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। खबर दुर्ग से है, जहां भिलाई में हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज के बाद प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी बताएं, दंडाधिकारी के आदेश के बिना जिन अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज किया, उन पर कार्रवाई क्या कर रहे हैं। तो ये पूर्व मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल ने सरकार पर सवाल उठाए हैं और कांग्रेसियों के ऊपर लाठीचार्ज को लेकर जो है सियासत लगातार गरमाई हुई है। सैकड़ों करोड़ ठीक है ना, लेकिन जहां इलाज हो रहा है उसे पेमेंट तो कर ले। उसे पेमेंट ही नहीं हो रहा है। कितना पेमेंट बचा बता स्वास्थ्य मंत्री। जिन अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जैसे स्वाइन मतलब इसमें स्मार्ट कार्ड में, आयुष्मान कार्ड में, तो उसमें भुगतान करेगा तब ना इलाज करेंगे। वही मैं कह रहा हूं, क्योंकि भुगतान आप नहीं कर रहे। सैकड़ों करोड़ रुपए भुगतान नहीं हुआ है सरकार में, तो डॉक्टर कैसे इलाज करेगा मुफ्त में? आप योजना भर बना दें। बढ़ते हैं आगे, खबर दुर्ग से है, जहां नगर निगम भिलाई में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बड़ा बवाल चल रहा है। बड़ा खेल मामले को बताते हुए नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने बताया कि भिलाई स्टील प्लांट भी निगम को संपत्ति कर नहीं पटाता है। निगम कई बार बीएसपी की संपत्ति कुर्क करने का नोटिस जारी कर चुका है, लेकिन बीएसपी टैक्स नहीं जमा कर रही है। निगम के अधिकारियों की माने तो बीएसपी से 500 करोड़ से अधिक का संपत्ति कर निगम को लेना है। अगर बीएसपी और कुछ बड़े बकायेदारों का टैक्स जमा हो जाए तो भिलाई निगम फिर से 20 साल पहले की तरह पैसे वाला हो जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दुर्ग से हमारे संवाददाता श्रीकांत दास हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। श्रीकांत, जिस तरीके से ये जानकारी सामने आ रही है, स्कूल कॉलेज जीडीआर स्कूल कॉलेज पर बकाया टैक्स का मामला बताया जा रहा है, पूरा मामला क्या है? ये बताना चाहिए कि नगर निगम लगातार टैक्स की वसूली के अलग अलग का हाल करते रही है। अभी जो टैक्स वसूली है उस पर निगम की जवाबदारी पे है, क्योंकि इससे पहले जो टैक्स वसूली की 20 दर्जियां आ गई थी, तब से निगम कुछ टाइम अभी टैक्स वसूल रही है। भिलाई प्लांट सबसे बड़ा प्लांट है अपने कराची, यहाँ पे इससे लगभग 500 करोड़ के आसपास का टैक्स अभी बताया है, परंतु लगातार निगम के द्वारा इसको नोटिस दिया जाता है, संपत्ति की चीज करने की नोटिस दी जाती है, लेकिन निगम से भी टैक्स नहीं मिलता है। वैसे देखें कि यहाँ शंकराचार्य कॉलेज, जो मेडिकल कॉलेज है, ग्रीन कॉलेज है, उनसे लगभग 12 करोड़ के आसपास का टैक्स बचा हुआ है। जो शंकराचार्य कॉलेज यहाँ पे 20 साल का डिफरेंट ईयर का टैक्स कटा देती है, लगभग 1 लाख के आसपास। जब उसकी शिकायत होती है तो लगभग 3 लाख तक और से कटाती है। तो वहीं पे प्रेस पूछता है कि जब करंट ईयर का अगर टैक्स कट गया है तो 10 ईयर का कटाने के लिए उनको क्या चीज समझती है। जैसे बोलना फिर यहाँ के नेता प्रतिपक्ष है, उनका साफ तौर पर निगम के अधिकारियों के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन क्या वजह है ये चुकाए क्यों नहीं गए? 500 करोड़ बहुत ज्यादा है ये, और ऐसे में अगर हम देखें किस तरह से इसको वसूली करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? लगातार निगम के द्वारा नोटिस दी जा रही है कई साल से, लेकिन जो प्लांट है
कहीं न कहीं चीजों को लेकर के कोर्ट और सारी चीजों में उलझाए देती है निगम को। और जो विदेश स्कूल और कॉलेज की बात कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो हमारी संस्था है 12A के तहत रजिस्टर्ड हुई है, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स कहीं से भी देने का प्रावधान नहीं है। वही निगम का कहना है कि अधिकारियों का कहना है कि अगर प्रॉपर्टी टैक्स जो रिजर्व चार्जेस जो बचे हुए वो देना जरूरी है, जिनके लेकर तमाम स्थान चाहे व्यक्ति हो चाहे वो कॉलेजेस हो, उनके बीच निगम के बीच में काफी शिष्टाचार के लिए नोटिस भी दिया जा रहा है। और एक सब आयुक्त द्वारा कहा गया है कि इसके कमेटी गठित की गई है जो स्कूल और कॉलेज जो टैक्स नहीं कटा रहे हैं, उनसे क्या जांच करके देखेंगे कि क्या बिल्डिंग जो उन्होंने जब रजिस्टर्ड हुई थी उस समय क्या इनके प्रावधान थे, सब चीजों को लेकर के लगातार इस शिक्षा का मामला चला रहा है। जी जी बिल्कुल श्रीकांत, अगर हम देखें तो जिस तरीके से ये प्रॉपर्टी टैक्स का खेल चल रहा है, इसको लेकर कब तक एक्शन लिए जा सकते हैं, क्योंकि हर तरफ जो है इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, निगम क्या कदम उठा सकती है? बताना चाहिए अधिकारियों से बात किया गया तो विषय साफ करना था कि हमने कमेटी गठित कर दी 5 जो अधिकारी उनका, और ये जांच करने पर जांच रिपोर्ट आएगी, इसके बाद हम एक्शन लेंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए कि निगम के अधिकारी अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे कि विवादों से दूर रहे। जी जी बिल्कुल श्रीकांत, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो प्रॉपर्टी टैक्स का ये बड़ा खेल चल रहा है और 500 करोड़ से ज्यादा जो कर है वो अभी तक निगम को नहीं पहुंचा है। और बढ़ते हैं आगे, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भिलाई भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने बुधवार को रुंगटा R2 के कैंपस का घेराव किया। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों से लेट फीस और अधिक फीस की वसूली की जा रही है और फीस नए देने पर परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाता है। BJYM के प्रांत प्रशिक्षण सह प्रमुख नितेश मिश्रा बड़ी संख्या में अपने साथियों के साथ रुंगटा के प्रशासनिक भवन पहुंचे। उन्होंने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने छात्रों को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन वह संजय रुंगटा और उनके बेटे से मिलने पर अड़े रहे। लगातार आ रही शिकायतों के माध्यम से छात्रों से नॉन अटेंडिंग शुल्क के नाम पे, एडवांस सेमेस्टर फीस के नाम पे और अन्य फाइनों के नाम पे छात्रों से अवैध वसूली की जा रही थी। लगातार जब प्रबंधन से शिकायत की जा रही थी तो प्रबंधन ने उसने भी कोई ठोस रवैया नहीं अपनाया। लगातार बात करने के पश्चात भी जब समस्या का निवारण नहीं हुआ तो उसके पश्चात भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रुंगटा तकनीकी विश्वविद्यालय में महाविद्यालय में प्रदर्शन किया। क्या बात हुई अभी प्रबंधन से? प्रबंधन ने अपनी गलती स्वीकार की है और आने वाले समय में गलती की पुनरावृत्ति नहीं होने का आश्वासन दिया है। साथ ही साथ जिन बच्चों से अवैध शुल्क लिया गया है उन्हें तत्काल शुल्क वापसी के साथ साथ जिन फैकल्टीज ने शुल्क लिया उन्हें बर्खास्त करने की बात कही गई है। कितना फीस भी होंगे? नॉन अटेंडिंग शुल्क के नाम पे किसी बच्चे से 5,000 रुपये, किसी से 10,000 रुपये, किसी से 15,000 रुपये तक, और सेमेस्टर फीस के नाम पे किसी बच्चे से 38,000 रुपये से लेकर के साल की 75,000 रुपये तक की फीस ली गई। कितने बच्चों के लिए होंगे ऐसे? ऐसे लगभग आप मान सकते हैं कि पूरे कॉलेज के अंदर कम से कम 150 बच्चे लगा। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं श्रीकांत की ओर। श्रीकांत, ये पूरा मामला क्या है जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं कॉलेज में, छात्रों से अवैध वसूली का मामला बताया जा रहा है? ये बताना चाहूंगी कि शिक्षण संस्था जब रजिस्टर्ड होती है, गवर्नमेंट से परमिशन लेती है, तो सस्ते दामों में जमीन मिलती है और तमाम तरह की सुविधाएं मिलती है, लेकिन आगे करके वो व्यापार के रूप ले लेता है, सेवा का रूप ना लेकर के। वैसे कई तरह के कॉलेज, बहुत सारे के कॉलेज यहाँ पे विवाद होते हैं, वैसे रुंगटा कॉलेज में लगातार वो विवाद हो रहा है। अभी जो नया विवाद खड़ा हुआ है, यहाँ पे छात्र था जिसका कितना एक्सीडेंट हो गया और जो बेड पे था उससे जो शॉर्ट अटेंडेंस होती है, परीक्षा में बैठने की जो कैटेगरी होती है उससे कम बता करके उनसे पैसे की डिमांड की गई, तो उसके द्वारा नहीं पेमेंट वहाँ पे कर पाए उनके पेरेंट्स, तो उसे एक सेमेस्टर में पैसे नहीं दिएगा, परीक्षा से वंचित कर दिएगा। जिसको लेकर के जो भाजपा के जो युवा मोर्चा है वो लगातार बात उनको दे रहे थे, अपने बातों को रख रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो कॉलेज प्रशासन के द्वारा, प्रबंधन के द्वारा लगातार इस चीजें को ध्यान नहीं दिया। उग्र प्रदर्शन के रूप में हुआ जहाँ पर भाजपा जो युवा मोर्चा लगा जो प्रशासनिक मामला और बातें बात पूरे जितने वहाँ पे नहीं चलेगा।
और जो पेरी नगर के प्रबंधक से उन्होंने बात की, वहाँ पर बात होगी तो उनका साफ करके जितना जायज थी, तो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। पर यहाँ पर बात लाजमी है इतना कि कॉलेज में अगर 100 अटेंडेंस के नाम से पैसा वसूला जा रहा है, शिकायत प्रबंधन की ओर से कहा जा रहा है कि जांच के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। कब तक जांच हो पाएगी, कब तक शुरू किए जाएंगे? नहीं, उनके द्वारा जांच की तो बात करेंगे, लेकिन जब तक जांच होगी और इसका क्या रिजल्ट आए को प्रतिक्रिया उन्होंने नहीं दी है। मीडिया से भी ना भाजपा के प्रदर्शन आई थी उनको दिए, तो हम जांच करेंगे। अगर कोई हमारे जो फैकल्टी या कुछ प्रबंधन से कोई भी पाया जाता है, संलिप्त पाया जाता है, तो कार्रवाई करेंगे। पर वहीं पे ये बात इससे जरूर है कि अगर बच्चे अगर किसी कारण से बहुत अटेंडेंस होते तो उसको पैसा नहीं लिया जा सकता है, कानूनन अपराध है। गाइडलाइन में जो यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइन होती है उससे यूनिवर्सिटी पैसा नहीं ले सकते, लेकिन कहीं ना कहीं जो बातें आ रही है ये कहीं ना कहीं सुनिश्चितता दिखा रही है कि बिना प्रबंधक और चेयरमैन की जानकारी को कैसे पैसे ले सकते हैं। श्रीकांत, ये मामला जो है कितने दिनों से चल रहा था? क्योंकि ज्यादा फी वसूलने की खबर है और साथ ही साथ अगर फीस नहीं देते हैं तो परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाता है। क्या इसको लेकर पहले किसी तरह की खबर नहीं मिली, और मिली तो इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ये बता दें कि कल हमारे मुझे के द्वारा कुछ छात्र जब बच्चे से चलता तो जब जाके मिले तो कुछ बच्चे की शिकायत हुई थी। हम तो लगभग 34 साल हमारा चल इंसिडेंट का, और हमसे तो शुरू से कुछ दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं चीजें तो चल लंबे समय से चला आ रहा है। बच्चे को साथ करके जाते तो हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, चेहरा नहीं दिखा सकते, मुझे सामने नहीं आ सकते। तो सभी दुकान में इनका कहना था, एक रुपये बच्चे बातचीत इनका साथ करके कहना था कि लंबे समय से कुछ चल जा रही है। और जो भाजपा जो युवा मोर्चा तो उनका भी कहना है कि काफी लंबे समय से इस समस्या पाई जा रही है। बिल्कुल श्रीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, खबर रायपुर से है, जहां पैसों को लेकर दो बीजेपी नेता भिड़ गए। दोनों पक्षों ने सड़क पर ही एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसाए। मारपीट में एक नेता का सिर फूट गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता रहा। पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ मारपीट का केस भी दर्ज किया है। हालांकि इस कार्रवाई से नाराज दूसरे पक्ष ने भी सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई है। तो पैसों को लेकर जो है आपस में ही नेता भिड़े, और बीजेपी के नेता ये बताया जा रहा है सड़क पर एक दूसरे पर थप्पड़ जड़ते नजर आए, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। और वहीं रुक करते अगली खबर की ओर। खबर बलौदा बाजार से है, जहां जिले में दूरस्थ अंचल पर बीमारी के मौसम में फर्जी चिकित्सक हॉस्पिटल खोलकर गरीबों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, जिसकी शिकायत कलेक्टर से की गई। जिसके बाद कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर जिला चिकित्सा अधिकारी राजेश अवस्थी ने आज जिले के 12 फर्जी चिकित्सालय में छापा मारा। सभी चिकित्सालय का निरीक्षण कर दुकान सील की गई और चिकित्सालय खोलने का सर्टिफिकेट भी मांगा गया। साथ ही नर्सिंग होम का पंजीयन भी मांगा गया। सभी 12 फर्जी चिकित्सालय पर कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी कर 7 दिन का समय दिया गया है। अभी कुछ जगह से ये जानकारी मिल रही थी कि कुछ नर्सिंग होम जो बिना लाइसेंस के चल रहे थे, तो हमने टीम बनाकर ये प्रयास किया है कि उनको रेगुलराइज करें और जहां जो अनियमितताएं हैं उनको हम लोग ठीक करें। और इसलिए हमारे जो नोडल ऑफिसर की टीम गई थी और हम लोगों ने कसडोल ब्लॉक के कुछ जगह में जांच की है और उनको जो वहां पर कमियां पाई गई हैं उसको दूर करने एवं जो लोग के पास लाइसेंस पर्याप्त डॉक्यूमेंट नहीं थे उनको बंद करने के लिए निर्देशित किया है। और ये कार्यवाही रूटीन कार्यवाही है, हम लोग इसको करते रहेंगे और बाकी ब्लॉक में भी इसी प्रकार हमारा अभी ये अभियान जारी रहेगा। तो कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार की ये अनियमितता वाली जगह है वहाँ को हम बंद कराकर कर सकें और ताकि जो हमारे क्षेत्र के मरीज हैं उनको पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं गुणवत्ता पूर्वक प्राप्त हो। और छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।